इनकम टैक्स कवानीन के तहत जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो आपको किस तरीके कार से जो है वो पेमेंट करना जरूरी है। कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा यानी 5 मिलियन से ज्यादा है तो उसको हर सूरत में जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के जरिए इनकम टैक्स कवानीन के तहत प्रॉपर्टी के अलावा भी अगर आप कोई असासा खरीद रहे हैं जिसमें गोल्ड हो सकता है। वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं या इसके अलावा अगर आप कोई और एसेट परचेज करने जाते हैं जिसमें सोना हो सकता है तो आपको जो है वो कानूनी तौर पे पेमेंट करने का क्या तरीकेकार कानून में दिया है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस आपसे शेयर करता रहूं। सेक्शन 75 है जिसमें कैटेगोरिकली लिख दिया गया है कि अगर बायर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा यानी 5 मिलियन से ज्यादा है तो उसको हर सूरत में जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है। किसी भी सूरत में उस प्रॉपर्टी को जो है खरीदते वक्त पेमेंट जो है वो नकद अमाउंट नहीं पे करनी है। इसी तरह अगर आप सोना खरीदते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, शेयर सर्टिफिकेट खरीदते हैं, उसमें अगर आपके असासे की वैल्यू 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा है की जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है। और अगर आप उसकी पेमेंट जो है बैंकिंग चैनल से नहीं करते तो उसके अंदर हमारे पास एक सेक्शन है 76 जिसमें कॉस्ट से रिलेटेड है। उसकी जो 2 डिडक्शन है वो हमें जो मना कर देती है। और वो डिडक्शन काम कैसे करती है, मिसाल के तौर पे आपने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी मालियत जो है वो 60 लाख रुपए है और आपने खरीदते वक्त उसकी जो पेमेंट है वो नकद की हुई है, आपने उसकी पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से नहीं की है तो उस सूरत में अगर आप उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए की बेचते हैं तो आपका नेट गेन जो है वो 40 लाख रुपया जो है बनता है। लेकिन चूंकि आपने इसमें पेमेंट जो है वो कैश पेमेंट की हुई है, आपने इसमें जो है वो जब खरीदा था प्रॉपर्टी को आपने बैंकिंग चैनल के जरिए इस प्रॉपर्टी को जो है वो परचेज नहीं किया था तो कानूनी तौर पे आपका जो गेन है वो 0 से स्टार्ट किया जाएगा। यानी आपके ऊपर जो अदरवाइज सिचुएशन में 40 लाख रुपए की आमदन जो आपने उस प्रॉपर्टी को बेचने से कमाई है उसके ऊपर जो टैक्स लगना था उसके बजाय एफबीआर वाले इसको ये कैलकुलेट करेंगे कि चूंकि आपने पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से नहीं की है, आपके सासे की मालियत जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा थी यानी 60 लाख रुपए थी, इसलिए आपकी जो कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में यानी जो आपने 60 लाख रुपया लगाया था शुरू में जो आपका अपना खर्चा था, फिर आपने उसको करोड़ में बेचा तो 40 लाख आपको मुनाफा हुआ, वो आपकी कॉस्ट को 0 कैलकुलेट करेंगे। और कानूनी तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर वो इस चीज़ पे पाबंदी है आपके कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद जब आप उसका कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो उस सूरत में जो है वो आपको हर सूरत जो उस प्रॉपर्टी का जो गेन है वो 0 से स्टार्ट करके 1 करोड़ की फॉर्म के ऊपर जो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट करके अदा करना होगा। इसमें मैं फिर क्लियर कर दूं कि 236 के का चलान जो है या 236 के का एडवांस टैक्स अलग है, वो आप अपने इस वीडियो का लिंक आ रहा है आपके ऊपर कि 236 के का क्या टैक्स होता है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो 236 का जो टैक्स होता है जिसको हम जो है वो एडवांस टैक्स कहते हैं जो सेलर के ऊपर लगाया जाता है उसका लिंक भी आप देख सकते हैं, आपके पास ऊपर शो हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि सेलर को कौन सा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेलर के टाइम पे जो है वो अप्लाई करता है और उस सूरत में जब आप उसका गेन का बेनिफिट हासिल करेंगे तो वो देखा जाएगा कि आपने उसको जब परचेज किया था वो थ्रू बैंकिंग चैनल किया था या नहीं किया था। जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका लिंक भी आप अभी ऊपर वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।